नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसकी अगली क्लास लेकर के आऊंगा, तो संस्कृत साहित्य लेखिका का ये हमारा भाग तीसरा भाग आ गया है। तो आप लोग अनुवाद के साथ तैयार हो जाइए अपनी पुस्तक को लेकर के, ठीक है ना। आज हम इसका अनुवाद भाग 3 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड संस्कृत साहित्य लेखिका चतुर्था पाठा अनुवाद भाग 3। इसमें आपके शब्दार्थ मिलेंगे, शब्दार्थ से संबंधित कुछ हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी, संधि, समास वगैरह भी मिलेंगे, प्रकृति प्रत्यय होंगे तो वो भी मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, आप लोग तैयार रहें। हाँ, इसमें देखें, ये सबसे पहले पाठ मैंने बताया था आपको कि कभी भी किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उनके शब्दार्थों को जानना बहुत जरूरी है। शब्दार्थ क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि एक एक शब्द का अगर हमें अर्थ आता है और हम शब्द के अर्थ को जान लेते हैं तो उसका अर्थ, उसके प्रश्नोत्तर, उसकी संधियां हम अलग करने में अपनी क्या है, सरलता प्रदान करते हैं, अर्थात हम उनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को आपको। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है एक शब्द अधुना। क्या दिया हुआ है? अधुना। अधुना का मतलब होता है इस समय, या हम कह सकते हैं इसी समय। आपने देखा ना, अधुना मतलब आधुनिक बनता है, आधुनिक बनता है ना, आधुनिक। ठीक, आधुनिक बनता है शब्द। तो आधुनिक का मतलब क्या होता है भाई? अभी जो हमारा चल रहा है आधुनिक काल या नवीन काल, अर्वाचीन काल, प्राचीन, ठीक है, तो ये आधुनिक, अधुना शब्द से ही आधुनिक, इसी समय की बात चल रही है। ठीक, अब इसमें अधुना माने इस समय, उभयोः माने दोनों, उभयोः का मतलब दोनों। आप लोगों ने एक बात देखा होगा कि षष्ठी और सप्तमी में एक चीज बनती है हमारी, क्या? रामयोः बनता है ना, रामयोः। वैसे ही यहां बना हुआ है उभयोः, बना है ना उभयोः। तो दो लोगों की बात, दो पर्सन की बात कर रहे हैं यहां, तो दोनों का, इसलिए इसका अर्थ होगा दोनों का। फिर लिखा हुआ है लभन्ते, प्राप्त करते हैं। लभन्ते का मतलब प्राप्त करते हैं। अब देखें, लभन्ते में यहां प्राप्त करने की बात क्यों की गई है? लभते, लभेते, लभन्ते, आपने रूप देखा हो, लभते, लभेते, लभन्ते। अगर आपने ये रूप देखे हों आत्मनेपद के, पढ़े हों, ठीक है ना, परस्मय पद और आत्मनेपद में हमें धातुएं पढ़नी पड़ेंगी। आत्मनेपद, ये लट लकार की बात है। किसकी बात है? लट लकार वर्तमान काल की बात है बेटा। लट लकार वर्तमान काल। लभते, लभेते, लभन्ते एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक, और ये प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, ठीक, एक वचन की बात है। प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है लभते, ये दिया हुआ है लभते, सॉरी लभन्ते बहुवचन में बनता है। लभते कहाँ बनता है? बहुवचनांत पद में बनता है। तो लभते, लभेते, लभन्ते, लब धातु प्राप्त करने के अर्थ में, तो प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोग हैं इसीलिए यहां पर है लग गया है। तत्पराह माने उत्सुक रहते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं किसी चीज को कार्य करने के लिए, ललायत रहते हैं, तो उत्सुक रहना, तत्पर रहना। ज्ञायते, ज्ञा धातु है जानने के अर्थ में, तो ज्ञात होता है, प्राप्त कोई चीज की जानने की इच्छा, तो ज्ञा धातु, ज्ञा ज्ञाने, इसका अर्थ है ज्ञा ज्ञाने धातु, जो जाने, ज्ञा ज्ञाने, जानने के अर्थ में है ये धातु हमारी, ज्ञा ज्ञाने। ठीक, जैसे भू सत्तायाम धातु है सत्ता के अर्थ में। यहां लिखा हुआ है विपुलम, विपुलम मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा, अत्यधिक की बात कर रहे हैं। संवर्धितम माना बढ़ाया गया। देखिए आपकी किताब में भी ये सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन मैं तो आपको केवल इन पर एक एक चर्चा करके बता रहा हूं कि ये शब्द कैसे, कहां से आया हुआ है। ज्ञायते, ज्ञायते, ज्ञायन्ते, ये ज्ञायते भी आत्मनेपद का है, ध्यान रख लेना। जैसे लभते बनता है जैसे वैसे ज्ञायते, ज्ञायते, ज्ञायन्ते ऐसे बनेगा। ठीक, संवर्धितम में बढ़ाया गया, संवर्धितम माने बढ़ाया गया। आगे देखें, अभी शब्दार्थी हमारे चल रहे हैं। आरंभ दिया हुआ है, क्या है? सबसे पहले आरभ्य लिखा हुआ है। क्या? आरभ्य माने प्रारंभ करके, आरंभ का मतलब प्रारंभ करके। वैदिक युग माने वेद के काल में, वैदिक युगे में। देखिए सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है, इसीलिए यहां पर मैं आ गया है। ठीक, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, क्योंकि सप्तमी का चिन्ह क्या होता है बेटा? अधिकरण में पर,
अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? मैं, पर, इसीलिए यहां आ गया है मैं। तो वैदिक युगे माने वेद काल में। फिर दिया हुआ है ऋष्यः माने ऋषि, ऋष्यः माने ऋषि। एक ऋषि नहीं है, बहुत से ऋषि, ऋषि गण। क्या है? ऋषि गण, बहुत से ऋषि। ये ऋषि हमारा प्रथमा का बहुवचन रूप बना हुआ है। क्या बना है? प्रथमा का बहुवचन। यहां बनेगा हमारा ऋषि, ऋषि, ऋषया, ये ऐसे बनेगा ऋषि, ऋषि, ऋषया। ये प्रथमा का क्या है बेटा? बहुवचनांत पद है ऋषया। तो यहाँ ऋषि गण होगा। ठीक, बहुत सारे ऋषियों की बात है, एक ऋषि की बात नहीं हो रही है, सभी ऋषियों की बात चल रही है। फिर लिखा हुआ है निर्दिश्यन्ते। क्या दिया हुआ है? निर्दिश्यन्ते, निर्दिश्यतः, निर्दिश्यति। ठीक, तो ये बहुवचनांत पद है, उल्लेखित किए जाते हैं। ठीक, इसमें नि उपसर्ग लगा हुआ है और दृश्य धातु है, देखने के अर्थ में, तो निर्दिश्यन्ते बन जाएगा, बहुवचनांत पद है हमारा। ठीक है ना, और कर्मवाची की क्रिया है। स्फुट रूपेण, स्फुट रूप से या स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, अर्थात इसमें तृतीया का एक वचन लगा हुआ है, तृतीया विभक्ति का एक वचन। क्यों लगा है? जैसे रामेण वैसे ही तृतीयण क्या हो जाएगा? रूपेण। जैसे कमलेन वैसे ही रूपेण, जैसे फलेन वैसे ही रूपेण, जैसे गणेशेन वैसे ही रूपेण। ध्यान रख लेना, जैसे पुत्रेण वैसे ही रूपेण। ध्यान रखना इस बात को। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? तृतीया का एक वचन। अब इसीलिए तो यहां सा आ गया है तृतीया विभक्ति के लिए, क्योंकि इसका होता है से यक के द्वारा। इतः ततः, इतः तथा माने इधर उधर, इतः ततः, इतः इतस तथा लिखा है ना, तो इतः ततः ऐसे बोल सकते हो आप, इतः ततः, तो इधर उधर। यहाँ सा हो गया है तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ क्या हो गया? सा, इसलिए इसमें विसर्ग संधि का भी योग बनेगा। फिर इसके बाद दिया हुआ वृथैव। वृथैव माने होता है बेकार, बेकार। दंडी ने बेकार ही सरस्वती को शुक्ला कहा है, वहां पर दिया हुआ है वृथैव। तो वृथैव में वृथा धन एव, क्या है? वृथा प्लस एव, यहां वृद्धि संधि हो गई है, बड़ा आ और ए दोनों मिलकर के यहां क्या बना लेंगे? हमारा वृथैव बना लेगा। ठीक है, चले आगे देखें, आगे देख लें। बेकार हो गया, बेकार के बाद ये देखें शब्दार्थ और आगे प्रोक्ता, प्राधन ओक्ता। देखो प्रोक्ता में कही गई, तो प्रा उपसर्ग है और क्या है? बच धातु है। क्या है? बच धातु है, बच धातु है और हमारा कित प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय भी है इसमें, टाप प्रत्यय। इतनी प्रोसेस है इसमें, ध्यान रखना। बच धातु का यहाँ उच्च हो जाएगा, चा के स्थान पर का हो जाएगा, तो यहाँ उक हो जाएगा। यहाँ आ और उ मिलकर के यहाँ ओ गुण कर लेंगे तो प्रो आधा का हो जाएगा और कित का लोप हो जाएगा, ता बचेगा, तो यहाँ ता और टाप का आ बचेगा, तो इसमें जुड़ेगा तो बनेगा प्रोक्ता। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, यहाँ तो शॉर्टकट में बता दिया, ये आपको केवल शब्दार्थ बता रहा हूँ इसलिए बता दिया। इसमें प्रा उपसर्ग हुआ है, कित प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है और बच धातु है। अनुमीयते माने अनुमान किया जाता है, अनुमान लगाया गया। ठीक, जैसे आप कहते हो गैस लगाओ थोड़ा सा, क्या होगा यहाँ? वही है। प्रवृत्तया माने आदि। विदितमेव का मतलब ज्ञात ही है, विदितम एव माने ज्ञात ही है, जानते ही हैं। अर्चयत माने होता है रचना की, अर्चयत माने रचना की। पूर्यंती, पूर्यंती का मतलब पूर्ण करते हैं, पूर्यंती का मतलब पूर्ण करते हैं, या हम उस चीज को जानते हैं, पूरा करते हैं। आगे देखें, संस्कृत व्याख्या रहेगी, अभी शब्दार्थ थे, हिंदी से अर्थ उसका देना, हिंदी अर्थ देना, संस्कृत से हिंदी में अर्थ देना शब्दार्थ। अब संस्कृत से संस्कृत में ही उसका सरलीकरण किया जाएगा, जिसे हम व्याख्या कहते हैं। देखें जरा, अधुना, अधुना का मतलब अस्मिन समये, इसी समय। उभयोः माने द्वयोः, दो की बात की थी ना मैंने। लभन्ते माने प्राप्त करना, तो प्राप्नुवन्ति संस्कृत में और क्या कहेंगे? एक तरह से पर्यायवाची हम कह सकते हैं। ठीक, तत्पराः माने उत्सुकाः, ज्ञायते माने अवगम्यते, ज्ञायते माने जानते हैं, अवगम्यते माने भी क्या है? जानते हैं। और विपुलम माने प्रभुतम, ज्यादा।
संवर्धितम माने वृद्धिम आनीतम, बढ़ाना। ठीक, और यहां पर ध्यान रख लेना है आपको, ये हमारी व्याख्या चल रही है। क्या है ये व्याख्या? द्वयो भी हमारा देखिए द्विवचन का रूप है, प्राप्नुवंती हमारा कहाँ का रूप है? बहुवचनांत पद है, यहाँ बहुवचन तो यहाँ बहुवचन। ठीक, और अधुना में देखिए सप्तमी, तो यहाँ भी समय में सप्तमी। ज्ञायते और गम्यते ये आत्मनेपद की लगा, यहाँ बहुवचन सो यहाँ बहुवचन। यहाँ देखिए विपुलम, यहाँ प्रभुतम। जो यहाँ होगी विभक्ति वही विभक्ति यहाँ होगी, नहीं तो क्या है वो आपकी गलत मानी जाएगी। आगे देखें, आरभ्य में देखिए उपक्रम में लिखा हुआ है, आरभ्य में हमारा ल्यप प्रत्यय है, तो देखो यहाँ भी ल्यप प्रत्यय है, यहाँ रभ धातु है, यहाँ हमारी क्रम धातु है, यहाँ उप उपसर्ग है, यहाँ आ उपसर्ग है। ठीक, और वैदिक युगे में सप्तमी विभक्ति, वेदस्य काले में भी सप्तमी विभक्ति, यहाँ षष्ठी और यहाँ सप्तमी। वेदस्य काले प्रसार कर दिया, थोड़ा सा विस्तार कर दिया। ऋषिया माने ऋषि, तो मंत्र दृष्टारः, मंत्र दृष्टारः में भी देखो बहुवचनांत पद। निर्दिश्यन्ते में बहुवचन लगा है, तो उल्लिख्यन्ते में भी बहुवचन लगा हुआ है। स्फुट रूपेण में तृतीय विभक्ति, तो स्पष्ट रूपेण में भी तृतीय का एक वचन। इतः ततः अस्मात् स्थानात् तत्र स्थानम प्रति, इस स्थान से उस स्थान। वृथैव वृद्धि है, तो वृद्धर्थम, वृद्ध्यर्थम माने बेकार, व्यर्थम माने बेकार। आगे देखें, प्रोक्ता माने कहने के लिए, वच धातु थी ना उसमें बोलने के अर्थ में, तो यहां देखो स्पष्ट कह दिया उन्होंने कथिता। सरल भाषा में जो समझ में आने लगे वो हमारा कौन सा होता है? वो सारी चीजें हमारी किस में रखी जाती हैं बेटा? व्याख्या में रखी जाती हैं। अनुमीयते क्या दिया हुआ है? अनुमीयते, अनुमानम क्रियते। अनुमीयते का मतलब अनुमानम क्रियते। प्रभृतयः माने आदयः, प्रभृतयः माने आदयः। विदितमेव माने ज्ञातमेव, विदितमेव मतलब ज्ञातमेव। अरचयत माने रचनाम कृतवती, रचनाम कृतवती। पूरयन्ति माने पूर्ति कुर्वन्ति, पूरयन्ति का मतलब पूर्ति कुर्वन्ति, पूरा करना, पूर्ण करना, वही तो है पूर्ति कुर्वन्ति। यहाँ पर भी हमारा बहुवचनांत पद है। यहाँ हमारा देखो, यहाँ तवत प्रत्यय लगा हुआ है, तो बत वती बता ऐसे बनता है ना, बत वती वत। ठीक, तो वान वती बत बनता है। आर्चयत यहाँ हमारा लंग लकार लगा हुआ है। तो अगर देखें तो बहुत सारी व्याकरणात्मक टिप्पणी हैं, इन पर चर्चाएं की जाती हैं। अब देखें, इसमें हमारी कुछ संधियां दी हुई हैं आपकी बुक में, आप ध्यान से देखिएगा। उन्हीं संधियों को हम यहाँ पर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे अच्छे से। और ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर ये चीज़ें हम अच्छे से सीख लेते हैं तो समझ लेना कि हम बहुत आगे निकल जाते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है स्त्रियोपि। सबसे पहले स्त्रियः धन अपि बराबर स्त्रियोपि, सबसे पहले दिया हुआ है स्त्रियः प्लस अपि, स्त्रियः प्लस अपि दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या है शुरुआत करेंगे। तो इसमें हमारा बनेगा विसर्ग के स्थान पर उ, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा, उ। और अपि हमारा रहेगा अपि। ठीक है, अब यहाँ उ के स्थान पर ओ हो जाएगा, तो यहाँ हमारा होगा स्त्रियो, ये गुण हो गया स्त्रियो, और आ आएगा तो ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा स्त्रियोपि। तो इसमें हमारी संधि कौन सी होगी? सवाल ये है, तो कौन सी संधि होगी? इसमें विसर्ग संधि रहेगी। पहली बात, विसर्ग संधि के अंतर पूछे तो आपसे बोल देना है कि उत्त संधि होती है, बस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए आगे देखें। अगला हमारा जो रहेगा, हमारा अगला शब्द रहेगा प्राचीन कालादेव। तो प्राचीन कालात प्लस एव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्राचीन कालात, प्राचीन कालात प्लस एव दिया है बेटा, प्राचीन कालात प्लस एव। अब इसमें देखो, वहां ता दिया हुआ है विच्छेद में, और यहां पर दा दिया हुआ है, यहां दा दिया हुआ है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही है कि ये परिवर्तन कैसे हुआ। तो इस परिवर्तन के लिए हम तत्काल चलेंगे, ये ता को देखेंगे। किसको देखेंगे? ता को देखेंगे। तो ता में हमने देखा कि नीचे हलंत लगी हुई है, नीचे देखो ये हलंत लगी है ना, तो ता में हलंत लगी है। तो हम यहाँ अब हम अच संधि में नहीं जाएंगे ना विसर्ग संधि में, अब हम जाएंगे सीधे किसमें? हल संधि में, क्योंकि हल लगा हुआ है। तो हल संधि में ढूंढेंगे। तो हल संधि, पहली बात तो आप सीधा लिख सकते हो कि इसमें हल संधि है। ठीक है, अगर इसको नहीं मानता है आपका ऑप्शन वगैरह या प्रश्न वगैरह आपको नहीं मानता है ये,
तो आप फिर पता क्या बताओगे कि इसमें व्यंजन संधि का एक भेद है जिसे हम कहते हैं जस्तु संधि। कौन सी संधि बोलते हैं? जस्तु संधि। और जस्त संधि का सूत्र भी अगर आपसे पूछे तो आप बता देना कौन सा? झलाम जस झसी। ठीक है बेटा, अगर आपसे ये पूछता है तो आप इस सूत्र भी बता सकते हैं। वो पूछता है कि इसमें नियम कैसा लगाया है, तो कह देना कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किया गया है। कैसे? जैसे ता वर्ग है तो ता था दा, दा में परिवर्तन किया जाएगा। जैसे चा है, चा होता तो चा छा जा में परिवर्तन किया जाता। पा होता तो पा फा पा फा बा में परिवर्तन किया जाता। तो आप उनसे बोल सकते हो कि झल। देखिए, अब इतना कठिन मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता कि झलों के स्थान पर जस आदेश होता है, झस परे रहते, बिल्कुल नहीं। आप तो ये ध्यान में रख लो कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। तो ता का दा में परिवर्तन होगा बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हो जाएगा क्या? प्राचीन कालात। क्या हो जाएगा? प्राचीन कालात की जगह प्राचीन कालाद। अब क्या करना है? पीछे स्वर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा एक ही मात्रा यहां लगा दो और वा को इसमें जोड़ दो और नीचे से हलंत हटा दो, तो हो जाएगा प्राचीन कालादेव। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। कठिन लग रहा हो तो कमेंट में लिखो और सरल कर देंगे। कठिन लग रहा है, मैं मानता हूं। देखिए कि कठिन, हाँ, पहली बार अगर संस्कृत पढ़ रहे होगे तो लगेगा, लेकिन 6 क्लास से अगर संस्कृत पढ़ रहे होगे तो बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगेगा। मैं तो हो सकता है आपको, मैं तो पहली बार पढ़ा रहा हूँ सॉरी, आप लोगों को। बाकी बिहार बोर्ड को तो आप लोग मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर कठिन ज़्यादा अंदर से ले रहे हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है, कभी भी जहाँ रिक्स होती है, जहाँ कठिन होती है, वहीं से हम क्या है, योग्यता की श्रेणी पर पहुँचते हैं। हमें सरल चीज़ें तो सब कोई पढ़ा देगा, कठिन चीज़ें भी हम लोगों को पढ़ना है। और कठिन चीज़ें जब पढ़ेंगे तो हमारी जो हमसे चीज़ें नहीं बनती हैं उन चीज़ों को हम हल कर पाएंगे। अगर आज चलिए मैं भी आपको कहता हूँ सीधे सीधे बेटा इसमें हिंदी है, सिंधी है, इसमें ये संधि है, इसमें ये संधि है, इसमें ये संधि है, आप कर लो, लेकिन इतने बस से काम नहीं होना है। परीक्षा में अगर थोड़ा भी हट गया सब्जेक्ट से और वो उसने पूछ लिया कि स्त्रिया धन अपी से कौन सा शब्द बनता है, तो आपको पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने तो ये देखा है ना कि स्त्रियोपी में विसर्ग संधि होती है, और इसकी संधि विच्छेद अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो सब आपका गलत हो जाएगा। कैसे? पहले संधि विच्छेद करना, और संधि विच्छेद से हमें क्या करना, हमें शब्द को बनाना। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये बात हमेशा ध्यान रख लेना। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है प्राचीन कालादेव, हो गया है। फिर दिया हुआ है न्यूनाधिकम, न्यून प्लस अधिकम, न्यूनाधिकम। देखिए यहां दिया हुआ है न्यून प्लस अधिकम। क्या दिया हुआ है? न्यून प्लस अधिकम दिया है ना बेटा, ये दिया हुआ है न्यून प्लस अधिकम। तो इसका आ ले लिया और इसका आ ले लिया, दोनों को मिलाया, बड़ा आ बना दिया कि नहीं बना दिया? अब जब आ मिलकर के बड़ा आ बना तो अब बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन सी संधि होगी। इसमें संधि हमारी क्या हो जाएगी? जब बड़ा हुआ है तो दीर्घ होगा, और दीर्घ होगा तो दीर्घ संधि होगी। ठीक है ना? तो इसमें बड़ा हुआ है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, और दीर्घ संधि होगी तो दीर्घ संधि का सूत्र भी मैंने आपको 1-2 बार बताया, फिर भी आप सुन लीजिए। अकः सवर्णे दीर्घा। बार बार सूत्रों को इसलिए आपके सामने लिख रहा हूं क्योंकि आधे से ज्यादा तो आप जब देखते आपको याद हो जाए। दीर्घ संधि का, नहीं तो मैं आपसे एक बार कह दूं कि आपने दीर्घ संधि का सूत्र पढ़ लिया, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, बार बार क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप जितना सुने उतना ही देखें, बार बार देखें, जिससे आपको पढ़ते देखते आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते ही आपको क्या हो जाए, आधे से ज्यादा 60-70% क्लास में ही तैयार हो जाए। इसके बाद रिवीजन किया और बिल्कुल रेडी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो दीर्घ संधि हो गई। अब दीर्घ संधि का मैंने आपको नियम बताया था कि अगर आ के बाद, छोटा आ के बाद या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आता है तो हमेशा बेटा क्या बनता है? बड़ा आ ही बनता है। छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है
तो हमेशा बेटा बड़ी ई ही बनती है। क्या बनती है? हमेशा बड़ी ई बनती है। छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ बनता है। यही फॉर्मूला है, पूरा सेम है, ठीक, यही रहेगा। तो यहाँ न्यून में से हमने क्या निकाल लिया बेटा? न्यून में से क्या निकाला? बोले ना आ निकाला था, तो यहाँ देखो ना आधा हो गया है। दोनों को मिला करके बनाया गया आ हमने यहाँ लिख दिया है, और अधिक में से भी आ चला गया है, तो यहाँ धिकम बचेगा हमारा, धिकम बचा है ना। अब आ को हम जोड़ेंगे ना में, तो बेटा क्या बनेगा? न्यूना। क्या बनेगा? न्यूना। और धिकम जोड़ देंगे तो ये बनेगा हमारा क्या? न्यूनाधिकम। क्या बना? न्यूनाधिकम। बिल्कुल सरल है, अगर आप धीरे धीरे पढ़ें, आराम से पढ़ें, तो सारी संधियां आपकी यहीं पर हो जाएंगी, आपको सारी चीजें बनने लगेंगी। ये आपका न्यूनाधिकम यहाँ हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, ध्यान रख लेना। अभी मैं इसमें सारी संधियां भी लिख दूंगा, परेशान नहीं होना है। ठीक, इसमें जैसे विसर्ग संधि है, इसमें हमारी जैसे व्यंजन संधि है, इसमें हमारी दीर्घ संधि हो गई। इसमें लिखा है पाठे अस्मिन नीति प्रसिद्धा नाम, तो पाठे अस्मिन नीति, अस्मिन प्लस अति प्रसिद्धा नाम। ठीक, अब देखें यहाँ पर पाठे अस्मिन नीति, तो सबसे पहले तो यहाँ लगेगी हमारी पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि लगेगी? पूर्व रूप संधि। आपको मैंने इतना लेकर के हल कर रहा हूं, पहले इसको बाद में करूंगा। ठीक, तो ये लिखा हुआ है देखो, पाठे प्लस अस्मिन। क्या लिखा है? पाठे प्लस अस्मिन लिखा हुआ है, देखें जरा। ठीक है बेटा, पाठे प्लस अस्मिन। देखिए अस्मिन, ये समझ में आया आपको? पाठे प्लस अस्मिन हमारा हो जाएगा। अब देखें, इसमें कुछ नहीं करना है, सूत्र हमारा होता है एंगः पदांतः दति। कौन सा? एंगः पदांता दति, ये हमारा सूत्र होगा, एंगः पदांता दति। एंगः पदांता दति जो हमारा सूत्र दिया हुआ है, अब इस सूत्र के माध्यम से ये कहता है कि पहले पद में अगर ए, तो देखो पाठे में ए आ गया है जी, ए आ गया ना। अब तो आ हमारा किस में आ जाएगा? अवग्रह में आ जाएगा, और अस्मिन, अस्मिन हमारा शब्द आ जाएगा। तो हमारी इसमें पूर्व रूप संधि हो जाएगी, एंगः पदांतः दति। कौन सी संधि? पूर्व रूप संधि। ध्यान रख लेना, पूर्व रूप संधि हो जाएगी यहाँ इतने में। अब जब हमारा ये रूप बन जाएगा, तो इसके बाद हमें लिखना है अति प्रसिद्धम। क्या लिखना है? अति प्रसिद्धा नाम। देखें जरा, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? अति प्रसिद्धा नाम। देखें, अब यहां पर लिखेंगे हम पाठे। क्या लिखेंगे? ये आ गया हमारा पाठे, पाठेस्मिन, पाठेस्मिन, ये आ गया ना। इतना तो आपने पढ़ लिया, यहां तक पढ़ लिया था ना बेटा। और ये जब पढ़ लिया है आपने, तो यहां हमारी पूर्व रूप संधि हो गई, पाठेस्मिन प्लस अति, अति प्रसिद्धा, प्रसिद्धा नाम हो गया, प्रसिद्धा नाम हो गया ना। अब पाठे अस्मिन अति प्रसिद्धा नाम में अब इसमें आ जुड़ जाएगा सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा हमारा पाठे अस्मिन नीति। ठीक है ना, और इट का आगम हो जाएगा, अस्मिन नति बन जाएगा। क्या बनेगा? अस्मिन नति, ना में आ जुड़ जाएगा, कुछ नहीं होना है, सीधे सीधे जुड़ेगा। यहाँ हमारी हो जाएगी कौन सी? व्यंजन संधि। अस्मिन ना में आ जुड़ जाएगा, सो पूरा हो जाएगा यहाँ से। फिर ती बचा, देखो अब, तो ती प्रसिद्धा नाम आ गया ना पूरा। तो देखो ये बन गया हमारा पाठे अस्मिन नति प्रसिद्धा नाम। तो इसमें हमारी व्यंजन संधि भी है और पूर्व रूप संधि भी है, दोनों व्यंजन संधि एक समान कह सकते हो। ठीक है ना, इसमें हम व्यंजन संधि ही कह सकते हैं पूरी। लेकिन अगर रूप पूछ लेगा कि व्यंजन संधि का कौन सा रूप है, तब बताना पड़ेगा कि पूर्व रूप है इसमें। फिर लिखा हुआ है दत्तावधानम, दत्त प्लस अवधानम। क्या दिया हुआ है? दत्त प्लस अवधानम, दत्त प्लस अवधानम दिया हुआ है। ठीक, यहां पर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा, दोनों मिल जाएंगे तो बड़ा आ बन जाएगा। ठीक, तो बड़ा आ बनने के लिए कोई वो नहीं है ज़्यादा, आपको दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि का मैं अभी जस्ट इसके पहले फॉर्मूला बता चुका हूँ
ठीक, आ के बाद आ आता है तो दीर्घ बनता है। अब दत्त में से बेटा क्या निकल चुका था बताएं, दत्त में से आ निकल चुका था तो ये हमारा ता आधा हो गया, और दोनों में से आ में से हमने क्या बनाया, बड़ा आ बन गया, सो ये बीच में आ जाएगा। अवधानम में से भी वह आ निकल गया तो वा धा नम, ये हमारा आ गया है माँ। आ की मात्रा हमारी लगेगी ता में, तो ये बनेगा हमारा दत्ता, और वधानम, दत्ता वधानम, ये बनेगा हमारा दत्ता वधानम। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, दत्ता वधानम। ठीक, ये हमारा बन गया दत्ता वधानम। तो दीर्घ संधि है, सूत्र में फिर से एक बार लिखे दे रहा हूं, अकह शवर्णे दीर्घा, जिससे आपको याद हो जाए कि दीर्घ संधि का सूत्र है अकह शवर्णे दीर्घा। ठीक, अकह शवर्णे दीर्घा, आपको बार बार बोलने से आपको याद हो जाएगा, और आप लोग भी बार बार सुनेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अकह शवर्णे दीर्घा, ठीक, ये आपका दीर्घ संधि है। चलिए आगे देखें, आगे हमारा जो रहेगा, अगला जो हमारा पद रहेगा वो रहेगा हमारा, देखें, चतुर्विंशतिर अथर्ववेदे, चतुर्विंशति ही प्लस अथर्ववेदे दिया हुआ है। चतुर्विंशति प्लस अथर्ववेदे, अथर्ववेदे ये दिया हुआ है ना, चतुर्विंशति प्लस अथर्ववेदे। तो यहाँ पर सबसे पहले विसर्ग संधि जो दी हुई है, इस विसर्ग के स्थान पर करेंगे हम सा। क्या करेंगे बेटा, सा करेंगे, तो ये हमारा बनेगा चतुर्विंशति। क्या बना, चतुर्विंशति श। अब गुस्सा किससे आया है वो अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे आया है। अथर्ववेदे, गुस्सा कहां से आया है, वो इससे आया है, विसर्ग संधि का सूत्र होता है एक, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह सूत्र आया है, तो इस विसर्जनीयस्य सह से यहाँ सा हो गया है। अब यहाँ पर हमें बनाना क्या है, देखो, रा बनाना है बेटा। क्या बनाना है, यहाँ रा बनाना है ना, और जब इसको रा बनाना है तो रा कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। रा बनेगा, यहाँ एक सूत्र आएगा हमारा सस जुसो रू। कौन सा सूत्र आएगा, सस जुसो रू। अब ये रू जो सस जुसो रू वाला सूत्र है, सा के स्थान पर क्या कर देगा बेटा, रू कर देगा। तो यहां बनेगा चतुर्विंशति रू प्लस अथर्ववेदा, ये बन गया ना, चतुर्विंशति अथर्ववेदे। रा के ऊ को हटाएंगे उपदेश अजनुनासिक इत से। ज्यादा सूत्र नहीं बताऊंगा, नहीं तो कहोगे बहुत सूत्र बता रहे हैं सर। तो रू हट जाएगा हमारा, रू में ऊ हट जाएगा, सॉरी, रू में ऊ हटेगा, तो यहां हो जाएगा हमारा चतुर्विंशति। क्या बनेगा, चतुर्विंशति रा, ये आ गया है ना, चतुर्विंशति रा। और अथर्ववेद का आ आएगा, सो रा में मिल जाएगा, सो रा हमारा हो जाएगा पूरा। ठीक, और आ यहां से निकल जाएगा, फिर बचेगा था वा फिर वेदे, ये बन गया है चतुर्विंशतिर थर्ववेदे। देखो यहां पर रा आ गया ना, वहां भी देख लो रा आ गया है, आ गया ना। तो ऐसे हमारी संधि ये हमारी सिद्ध हो जाएगी, विसर्ग संधि। ठीक, आगे कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप बढ़िया से लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, कमेंट करते जाएं। इतना सो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ध्यान रखें इस बात को, आपको इसके बारे में आप बताएंगे तभी इसके बारे में आपको पता चलेगा। देखें, फिर इसके बाद दिया हुआ है बृहद आरण्यकोपनिषदि। क्या दिया हुआ है, बृहद आरण्यकोपनिषदि। तो बृहद आरण्यक प्लस उपनिषदि, बृहद आरण्यक प्लस उपनिषदि, उपनिषदि क्या दिया है, निषदि। देखें जरा, निषदि।
निषदि, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया, यहां हो गया आपका बृहद आरण्यक प्लस उपनिषदि, ठीक। तो यही दिया हुआ है ना, देखो ये देखो आप, ये दिया हुआ है बृहद आरण्य प्लस उपनिषदि दिया है। अब इसको हम जब बनाएंगे तो इसमें हमारी संधि होगी कौन सी, यहां से आ ले लेना है और यहां से ऊ ले लेना है। आ के बाद ऊ आता है तो ओ बनता है, क्या बनता है बेटा, ओ बनता है। और ओ कहां बनता है, हमारा गुण संधि में बनता है। किस में बनता है, गुण संधि में। और गुण संधि का मैं आपको सूत्र बता दूं, ठीक। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। कौन सा होता है, आद गुणा। और गुण संधि कहती क्या है, गुण संधि कहती है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए बनता है, और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ दो में से कोई भी आए तो ओ बनता है। ये हमारी गुण संधि कहती है, ठीक। तो यहां पर देखो आ के बाद ऊ आ गया तो ओ बना दिया। अब यहां पर हमारा शब्द क्या बचेगा, बृहद, क्या लिखा, बृहद आरण्य क, बृहद आरण्य का में से आ निकल गया तो आधा हो गया है, प्लस ओ, ये ओ हमारा बीच में आ जाएगा। उपनिषदि का ऊ निकल गया है तो पा नि सदी, ये हमारा ये हो जाएगा उपनिषदि शब्द आ जाएगा। ओ की मात्रा लग जाएगी हमारी किसमें, का में लग गई। फिर इसके बाद क्या बचा, पा नी, ठीक, पा और नी चला गया। फिर इसके बाद सा बचा हुआ है, फिर दी बचा हुआ है, तो ये हो गया है उपनिषदि, हो गया बृहद आरण्यकोपनिषदि। हो गया कि नहीं हो गया, बृहद आरण्यकोपनिषदि। तो यहां हमारी कौन सी संधि हो गई बेटा, यहां हमारी हो जाएगी गुण संधि। सूत्र हमारा कौन सा हो जाएगा, आद गुणः। कौन सा हो जाएगा, आद गुणः हो जाएगा, ठीक। समझ में आया आपको, ठीक। अब यहां पर और कोई अगर दिक्कत हो आपको तो आप बताइएगा, ठीक है। आगे देखें, बृहद आरण्यकोपनिषदि आपका हो गया। इसमें गुण संधि। अब यहां देख लो, यहां विसर्ग संधि हो गई, यहां व्यंजन संधि हो गई, यहां दीर्घ संधि हो गई, यहां पूर्व रूप और व्यंजन संधि हो गई, यहां पर दीर्घ संधि हो गई, यहां विसर्ग संधि हो गई, यहां गुण संधि हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, इतनी हम लोगों ने संधियों को यहां देख लिया है। आगे देखेंगे, आगे रहेगा हमारा वेदांतानुशीलन पराया। क्या लिखा है, वेदांतानुशीलन परायाह। तो वेदांत प्लस अनुशीलन परायाह। तो यहां पर कुछ नहीं बताना है, आप ध्यान रखें, इसका आ ले लेना है। इसका क्या लेना है बेटा, आ ले लेना है, और इसका आ लेना है। तो दोनों का आ मिला करके हम क्या बना देंगे, बड़ा आ बना देंगे। क्या लेंगे, बड़ा आ, और बड़ा आ की मात्रा इसमें लग जाएगी तो यहां से आ हमारा चला जाएगा, चला गया, क्योंकि बड़ा आ की मात्रा यहां पर लग गई ना। यहां जब बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी तो यहां से आ चला जाएगा। अब इसको हम देखो यहां जोड़ेंगे तो नु सीलन, नु ऐसे नहीं, देखो ये जोड़ दिया हमने, वेदांता। क्या लिखा, वेदांता। आ की मात्रा जोड़ दी ना इसमें, फिर नु सीलन पराया, पराया, ठीक। तो यहां पर सीधा अभी दीर्घ संधि बताया है मैं, इसलिए इसको मैंने अभी पूरा शॉर्टकट में कर दिया है। तो इसमें हमारी दीर्घ संधि रहेगी, अकाह सवर्ण दीर्घा रहेगा, और वैसे आ के बाद आ आने पर दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक। इसमें अब देखेंगे अष्टम शतकम इत्यमी अनुमीयते। अष्टम शतकम इति प्लस अनुमीयते। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को तो पहले जोड़ दो, तो ये व्यंजन संधि जुड़ जाएगी। तो इसकी ई मात्रा यहां जुड़ेगी और चीती होगी तो मिति बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, मिति बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहां बन जाएगा हमारा क्या, देखो अष्टम शतकम, अष्टम शतकम मिति, ये बन गया इतना मिति, प्लस अनुमीयते। क्या हो जाएगा, अनुमीयते, ये बन जाएगा अनुमीयते, ठीक। थोड़ा सा यहाँ छोटा हो गया है, मैं अभी इसको नीचे लिख दूंगा, ठीक। अब यहाँ जो ई है, अब ये देख लेना है आपको, यहाँ लिखा है अष्टम। क्या लिखा है, अष्टम शतकम
शतकम इति, ता में से क्या निकाल दिया, ई को निकाल दिया, और अनुमीयते, क्या लिखा, अनुमीयते, ये लिख दिया ज्यों का त्यों। अब ई के स्थान पर क्या करना है, या करना है, तो वो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी बेटा, यण संधि होगी, क्योंकि यण संधि कहती है कि ई के स्थान पर या कर दो और उ के स्थान पर वा कर दो, ऋषि के स्थान पर क्या करो, रा कर दो, और लिरी के स्थान पर ला कर दो, ला कर दो। इतना यण संधि कहती है। तो ई के स्थान पर क्या कर देंगे हम बेटा, या कर देंगे, अष्टम अष्टम शतकमित, शतकमित या आ जाएगा, या आ गया, प्लस अनुमीयते, अनुमीयते आ गया ना। अब इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे जब, तो ये कैसे जुड़ेगा, अष्टम शतकम मित, आधा ता और या ये आ है तो ये आ इसमें मिल जाएगा, तो या आधा था तो पूरा हो जाएगा, और नु मीयते, ये ऐसे जुड़ जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखिए आप, बन गया अष्टम शतकमित्तम अनुमीयते, ये लिखा हुआ है, देखो अष्टम शतकमित्तम अनुमीयते, बना कि नहीं बना। तो थोड़ा सा अगर प्रोसेस हम अच्छे से समझ पाए तो ये सारी चीज़ें हमको क्या है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ा सा अगर हम शब्दों को समझ पाए तो बन जाता है। इसके बाद दिया हुआ है हमारा विजय, देखो विजय भट्टारिकैव, विजय भट्टारिकैव। विजय भट्टारिकैव में अगर आप लोगों ने ध्यान से पैराग्राफ पढ़ा होगा तो मैंने वहाँ भी बताया था कि इसमें वृद्धि संधि होती है। कैसे होती है, ये दिया हुआ है, देखो विजय भट्टारिका, क्या दिया है, विजय भट्टारिका, क्या लिखा है, विजय भट्टारिका प्लस एव। अब देखें यहाँ आ लगा है ना बड़ा, तो यहाँ पर बड़ा आ हो गया और यहाँ एव हो गया, एव हो गया। तो इसका आ के बाद ए आने पर, यहाँ एव का ए आ गया, तो आ के बाद ए आने पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे आई की दो मात्राएं लग जाएंगी, विजय भट्टारिका का में से आ निकल गया था, आई की मात्रा लग जाएंगी, वह जुड़ जाएगा, भट्टारिकैव, विजय भट्टारिकैव बन गया कि नहीं बन गया, विजय भट्टारिकैव बन गया है यहाँ पर। तो वृद्धि संधि हो गई, और वृद्धि संधि का सूत्र हमारा कौन सा होगा, वृद्धिरादैच, ये हमारा सूत्र है वृद्धिरादैच, ठीक, वृद्धि संधि होगी, ठीक बेटा। आगे देखेंगे अगली हमारी संधि जो होगी, आगे रहेगा तत्र अलंकरणाम, अलंकाराणाम, तत्र प्लस अलंकाराणाम। देखें जरा, तत्र प्लस अलंकाराणाम, देखें तत्र प्लस अलंकाराणाम दिया हुआ है ना, इसका आ ले लेना है और अलंकार का आ ले लेना है, दोनों को मिलाकर के बड़ा आ बना देना, बना दिया। अब इसमें देखो आ निकल गया, तो ये तत्र में त्रा हमारा आधा बच जाएगा, और अलंकार का आ जो यहाँ बड़ा आ बना है वो यहाँ आ जाएगा, और लंकाराणाम क्या बनेगा, लंग, आ निकल गया है बेटा, ध्यान रख लेना, लंकाराणाम ये बन गया, ठीक। अब यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ हमारी संधि दीर्घ संधि रहेगी, दीर्घ संधि रहेगी, और दीर्घ संधि का जो आपका सूत्र है वो आपका रहेगा आकाशवर्णे दीर्घा। तो आ मिल जाएगा त्रा में, तो तत्रा हो जाएगा, और लंकाराणाम ऐसे सीधे हम यहाँ जोड़ देंगे, लंकाराणाम, ये बन गया लंकाराणाम, बन गया कि नहीं बन गया। चलिए ये हमारा लंकाराणाम बन गया है, और इसमें दीर्घ संधि हो गई है। तो तत्रा लंकाराणाम प्रभृतयो अनुदिनम, प्रभृतया प्लस अनुदिनम, यहाँ हमारी उत्त संधि है, विसर्ग संधि, आपको यही बता दूं, विसर्ग के स्थान पर ओ बनेगा और ये हमारी ऐसे
जुड़ जाएगा तो यहाँ ओ हो गया और आ आएगा तो ऐसे हो जाएगा, नु दिनम इसमें जुड़ जाएगा। बस कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा है, विसर्ग संधि है। ठीक, बाकी कोई भी अगर समस्या आपको जाती है तो आप थोड़ा सा स्किप पीछे किया आगे किया, आपको अगर पढ़ेंगे आप तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सब कुछ उसी में है। ठीक, देखिए फिर दिया हुआ है इत्यादय। क्या दिया है? इत्यादय। इति प्लस आदय बराबर इत्यादय। इति प्लस आदय, इति प्लस आदय दिया हुआ है। ठीक है बेटा, इति प्लस आदय दिया है तो इत्यादय बन जाएगा। अब यहां पर देखें यण संधि हो जाएगी, ई त और ई को निकाल लिया बाहर, आदय क्या बना? आदय हो गया ना, आदय। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यण संधि लग जाएगी। यण संधि लगेगी तो यण संधि का नियम आपको पता है, कौन सा है कि ई के स्थान पर या होता है, उ के स्थान पर वा होता है, ऋषि के स्थान पर रा होता है, लिरी के स्थान पर ला होता है। ठीक, तो यहाँ ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं आप लोग कमेंट में लिख करके। या हो जाएगा, क्या होगा? या। और आदय, आदय हो जाएगा। फिर इसको हम जब मेल करेंगे वर्ण सम्मेलन कृते तो यहाँ इत्य बन जाएगा। इत्य में, और देखो या आधा है ना, और आदय का आ जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा और दया यहाँ पर जुड़ जाएगा। क्या बनेगा बेटा? इत्यादय बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इत्यादय जब यहाँ जोड़ दिया हमने, ये इत्यादय, तो संधि कौन सी मिली आपको? संधि कौन सी मिल गई है? यण संधि मिल गई है। और नियम आपको पता चल गया है कि ई के स्थान पर या होता है, उ के स्थान पर वा होता है, ऋषि के स्थान पर रा होता है। ठीक, तो ये आपको नियम यहाँ पर मिल गया है। फिर इसके बाद दिया हुआ है तत्रैव, तत्र प्लस एव। देखो तत्र, ये तो मैंने अभी आपको बताया था, तत्र प्लस एव। ठीक है ना, पैराग्राफ पढ़ते समय अगर आपने ढंग से देखे होंगे तो एक एक संधि वहाँ से यहाँ पर सब रखी गई हैं आपकी पुस्तक में। जो आपको पैराग्राफ पढ़ाते समय मैंने आपको बताई हैं वो सारी संधियाँ यहाँ पर आपको मिल रही हैं। एक एक संधि पर मैं चर्चा करता हूँ वहाँ। एव, देखो आ के बाद ए आने पर क्या बनता है? आई बनता है। आई बनता है मतलब यहाँ पर वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि है बेटा? वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि राधय। जो छोटे छोटे सूत्र हैं उनको तो आपको याद कर ही लेना है। जो बड़े हैं, जो कठिन है थोड़ा सा, तो ना भी चले ना भी होंगे याद तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी संधियों के आपको सूत्र याद कर लेना। वृद्धि राधय संधि का नियम यही कहता है कि देखो आ के बाद, देखो यहाँ देख लेना है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर क्या आता है? ए या आई आता है तो क्या बनता है? आई बनता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर क्या आता है? ओ या औ आता है, ओ या औ आता है तो क्या बनता है? औ बनता है। क्या बनता है बेटा? औ आता है। तो ये वृद्धि संधि का नियम हो जाएगा। अब यहाँ पर जब मैं बना दूंगा आपको, तत्र में से आ निकल गया है और यहाँ पर हमने आई लगा दिया, क्योंकि आ और ए मिलकर के आई बन गया, और फिर यहाँ पर केवल वा बचेगा। वा बचेगा तो आई की मात्रा इस पर लगा दें बेटा, तो ये हमारी दो मात्राएं इस पर लग जाएंगी। तत्रैव, तत्रैव हो गया है, हो गया। तत्रैव बन गया कि नहीं बन गया? अब यहाँ पर हमारा बन जाएगा तत्रैव दीर्घ वृद्धि संधि के आधार पर वृद्धि राधैच, और नियम होगा ये वाला, तो तत्रैव बन गया। ठीक, चलिए आगे, तत्रैव बन गया। अब इसके बाद देखेंगे ये लिखा हुआ है तस्मिन प्लस नेव, तस्मिन प्लस एव, तो तस्मिन नेव दुत्त हो जाएगा नकार का, तस्मिन नेव बन जाएगा। देखो यहाँ पर ये मात्रा लग जाएगी और यहाँ पर नकार का दुत्त होकर के एव बन जाएगा, तो तस्मिन नेव बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको समझ में आई हैं ये संधियाँ। यहाँ पर हमारी हो गई दीर्घ संधि, यहाँ पर व्यंजन संधि है और यण संधि है, यहाँ पर हमारी क्या है? वृद्धि संधि है, यहाँ दीर्घ संधि है और यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ यण संधि है, यहाँ वृद्धि संधि और यहाँ व्यंजन संधि है। ठीक, तो सारी संधियों पर हम चर्चा कर रहे हैं और विधिवत तरीके से, अच्छे तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ें बता करके चल रहा हूँ। आप लोग भी अच्छे से ईमानदारी के साथ अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है आसन नीति। तो
तो आसन्निति में भी सेम, देखो अभी इसके बाद हम लोग तस्मन नेव करके आए, तो आसन्निति, ई को इसमें जोड़ देना है, नकार को दुत्त कर देना है, ये बन गया है तस्मन नीति। कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे जुड़ गया। प्रोक्ता अभी मैंने वहां पर आपको अगर ध्यान दिया हो तो प्रोक्ता भी हमने आप लोगों को बताया था, किसमें, शब्दार्थ वगैरह में, शब्दार्थ वगैरह में बताया था ना प्रोक्ता। तो प्राधन उक्ता, देखो गुण संधि आ गई है, प्रा प्लस उक्ता दिया हुआ है, तो यहाँ का आ ले लिया है और यहाँ का ऊ ले लिया है, दोनों मिलकर के ओ बना लेंगे, ओ बना लिया। तो प्रा में से क्या निकाला, आ निकाल लिया है, तो प्रा आधा हो गया है, और यहाँ पर दोनों को मिला देने पर ये क्या बना है, ओ, तो ओ को बीच में ले आएंगे, उक्ता का ऊ निकल गया है, तो आधा का और ता बचेगा। ओ की मात्रा प्रो पर लगा दो, प्रा पर, तो ओ की मात्रा लग जाएगी, आधा का और ता, ये जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा हमारा क्या, प्रोक्ता। बनेगा कि नहीं बनेगा प्रोक्ता, प्रोक्ता बन गया। बस सीधी सीधी बात है, यहाँ पर प्रोक्ता बन गया है। ओके, अब आगे बात करता हूँ कि यहाँ बना है वृथैव, जैसे अभी तत्रैव बनाया था तो वैसे भी वृथैव बन जाएगा, ये वृद्धि संधि हो जाएगी। यहाँ वृथा शब्द है और वृथा शब्द में एव लगा दिया, क्या लग जाएगा, एव। यहाँ पर बड़ा आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, आई आ जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, आई हो जाएगा। और अब हम देखें इसमें से, तो यहाँ आई बना है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी बेटा, कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। और वृद्धि संधि होगी तो वृद्धि संधि का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, वृद्धिरादैच, अभी जस्ट इसके पहले बता करके आया हूँ, ध्यान रख लेना। वृद्धिरादैच आ गया, ठीक बेटा, वृद्धिरादैच बन गया। तो अब इसमें देखो वृथा में से बड़ा आ निकाल लिया था, तो वृथ बचा था हमारा, केवल वृथ, तो था आधा हो गया, आई की मात्रा हमने यहाँ ले ली, आई हो गया, और एव में से ए निकल गया था, तो वह बचा है, आई की मात्रा हम था में लगा देंगे बेटा, देखो तो यहाँ पर दो मात्राएं लग जाएंगी था में, और वह हमारा जोड़ लिया जाएगा, शब्द बन जाएगा वृथैव, क्या बन जाएगा, वृथैव बन जाएगा। ठीक, बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये वृद्धि संधि का है, और वृद्धि संधि में ये सारी चीजें कौन कौन से हैं। बहुत सारे पद ऐसे आते हैं कि जब हम इन वृद्धि संधियों को, गुण संधियों को, दीर्घ संधि को, एड़ संधि को इनमें कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। अगर एक शब्द प्रॉपर तरीके से आप सीख लोगे तो सारे, कोई भी शब्द आ जाए आपसे संधियों के बनेंगे ही बनेंगे। अगर उसमें संधि है तो संधि बनेगी, बस मैंने बोल दिया। अगर वो संधि युक्त पद है, उसमें वर्णों का विकार हुआ है, तो समझ लेना कि संधि उसमें बन जाएगी। इतः ततः, तो इतोह ततः जो बना हुआ है, इतः धन ततः, देखो तो इतः प्लस ततः, इतः प्लस ततः दिया हुआ है, जो इसमें हमारी विसर्ग संधि है। विसर्ग के स्थान पर सूत्र लग जाएगा विसर्जनीयस्य सह, कौन सा लग जाएगा, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य सह, कौन सा सूत्र लगेगा, विसर्जनीयस्य सह से हम विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे, यहाँ श कर देंगे, तो ये दंतीय श हमारा आ जाएगा, और ततः हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। बस इसको हम वर्ण सम्मेलन कृत्य कर देंगे, और ये बन जाएगा हमारा क्या, देखो इतस ततः, क्या बनेगा, इतस ततः, सीधा सीधा बन जाएगा। विसर्जनीय से सा से विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग के स्थान पर स किया जाता है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो ओ बन गया है, ये ओ नहीं है, क्योंकि पीछे अगर कोई वर्ण होता तो ही यहाँ पर हम विसर्ग का ओ कर पाएंगे, नहीं तो सिंगल रहेगा तो ओ नहीं कर पाएंगे, ध्यान रख लेना। इसके बाद दिया हुआ है श्याम वर्णा सीदति, श्याम वर्णा प्लस आसीत प्लस इति, तो श्याम वर्णा सीदति, श्याम वर्णा, श्याम वर्णा, तो यहाँ पर पहले हम इस संधि को हल करेंगे। तो ये लिखा हुआ है दीर्घ श्याम वर्णा, क्या दिया है बेटा, श्याम वर्णा प्लस आशीत, श्याम वर्णा प्लस आशीत दिया हुआ है, ठीक, प्लस इति, फिर प्लस क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा। तो यहाँ से आ ले लिया, वर्णा का आ ले लिया और आशीत का आ ले लिया, दोनों में हमने बता दिया है, तो यहाँ बड़ा आ बन गया, क्या बन गया है, यहाँ बड़ा आ बन गया। चलिए देखते हैं कि बड़ा आ जब बन गया है तो श्याम वर्णा आ बराबर आसीद हो गया, तो यहाँ दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा श्याम वर्णा, श्याम वर्णा शी तो, श्याम वर्णा सी तो, ये बन गया, प्लस इति दिया हुआ है,
प्लस इति दिया हुआ है। अब यहाँ सीदिति बनाना है, तो अब यहाँ लगा देंगे हम व्यंजन संधि। यहाँ तो हमने लगा दी है क्या, दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि का सूत्र हमने बता दिया था आपको, दीर्घ संधि। यहाँ लग गई है दीर्घ संधि। अब लगाएंगे हम पीछे क्या, व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है जस्त संधि। जस्त संधि आपको मैंने बताया था कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन करो। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा, तो ता था दा क्या हो जाएगा, ता था दा। तो ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, दा। तो ता के स्थान पर क्या कर देंगे बेटा, श्याम वर्णा सीधा हो जाएगा। श्याम वर्णा सीध हो गया, और दा हमारा आधा रहेगा, पीछे का ई आएगा और इसमें जुड़ जाएगा और इसको पूरा कर देगा, और ती हमारी इसमें जुड़ जाएगी। तो श्याम वर्णा सीदिति बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, श्याम वर्णा सीदिति बनेगा बेटा। तो यहां पर हमारी संधि कौन सी रहेगी, दीर्घ संधि रहेगी, और जस्त संधि व्यंजन संधि की जसत्व संधि। ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद आगे हमारा जो रहेगा, आगे वाला देखें हम, आगे वाला जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा काव्यांच। क्या है हमारा, काव्यांच। देखें पहले, काव्यांच में काव्यानाम प्लस चा क्या दिया हुआ है, काव्यानांच प्लस चा। तो यहां बन जाएगा हमारा, देखो, काव्यानाम प्लस चा, काव्यानाम प्लस चा। मैंने आपको बताया था कि देखो, माँ के बाद किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आता है, माँ के बाद किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आता है तो अनुनासिक संधि होती है, और अनुनासिक संधि यरु अनुनास के अनुनास को वा। तो चा वर्ग का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा बेटा, चा छा जा झा इया, चा छा जा झा इया, और इया आ जाएगा। तो माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा, माँ का परिवर्तन इया में हो जाएगा, अनुनासिक संधि में। ठीक, तो काव्या ना इया आ गया, इया प्लस चा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा क्या, काव्या नांच। क्या बनेगा, काव्या नांच बन गया ना बेटा, काव्या नांच। तो सीधा सीधा हमारा शब्द है, इसमें हमारा कौन सी संधि होगी, अनुनासिक संधि होगी। ध्यान रख लेना, कौन सी संधि होगी इसमें, अनुनासिक। अनुनासिक। जब कोई भी शब्द आपको पता ना हो तो इसका परिवर्तन कैसे करेंगे, इसको संधि को तोड़ मरोड़ करके ऐसे देखना है कि आखिर संधि का परिवर्तन कहाँ हुआ। उसी परिवर्तन को देखना ही हमारी संधि कहलाती है, और उसी का परिवर्तन करना ही हमारा कर्तव्य कहलाता है। ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद दी हुई है अगला शब्द जो दिया हुआ है हमारा, वो देखेंगे कि वैदिक कालाद आरभ्यो, वैदिक कालाद आरभ्यो दिया हुआ है। वैदिक कालाद, वैदिक कालाद, कालादारभ्यो, कालात प्लस आरभ्य, वैदिक कालात प्लस आरभ्य, ये दिया हुआ है। अब इसमें हमारी संधि सबसे पहले तो आप लगा सकते हो इसमें क्या, हल संधि। हल संधि बेटा आप लोग ध्यान रखना कि हिंदी में इसको हम व्यंजन संधि बोलते हैं, तो आप यहाँ व्यंजन संधि बोल तो सकते हो केवल पढ़ने के उद्देश्य से। अगर इसको उसमें परीक्षा में हल संधि नहीं, व्यंजन संधि नहीं आया तो फिर व्यंजन ही, वो हल ही आएगा। और हल आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन संधि को हल संधि, स्वर संधि को अच संधि संस्कृत में बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हल संधि में यहाँ पर एक हमारा हल संधि का एक भेद होता है जिसे हम बोलते हैं जस्त संधि। कौन सी संधि, जस्त संधि। और जस्त संधि का मतलब है एक पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पहले का तीसरे में परिवर्तन। अभी मैंने अभी किया है ना, इसमें वर्णा सीदति, यहाँ किया था दा, तो इसी में भी वैसे ही करना है हमें। वैदिक कालात की जगह पर ता था दा कर देना है। क्या कर देना है बेटा, ता था दा। तो वैदिक कालात, कालात की जगह कालाद प्लस आरभ्य। ठीक है ना, क्या कर देना है, आरभ्य। अब इसको हमें मेल कर देना है वर्ण सम्मेलन कृते, और वर्ण सम्मेलन कृते करेंगे तो बनेगा वैदिक, वैदिक ये बनेगा हमारा कालाद,
कालाद हो गया, और कालाद में ये आ लग जाएगा, इसमें आ जुड़ जाएगा, और आरभ्य का रभ्य बचेगा तो इसमें जुड़ जाएगा। ये बन गया वैदिक कालादारभ्य। क्या बन गया? वैदिक कालादारभ्य। तो हल संधि, और यहाँ पर हमारी हल संधि के अंतर्गत आने वाली जस्तु संधि। जसत्व संधि का मतलब व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। उसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं बेटा। आगे ध्यान रखना है आपको, कहीं पर भी कोई समस्या जारी हो तो बता देना है। ठीक, आगे देखेंगे। हाँ, संधियां हो गई फिनिश, काफी संधियां थी इसमें, ठीक है ना। और हाँ देखो, पाठ अच्छा होता है जिसमें संधियों का, समासों का ज्यादा प्रयोग होता है, उसको पढ़ना भी चाहिए, और उससे हमारी भाषा बहुत शुद्ध हो जाती है। हम कठिन शब्दों, इसमें बहुत कठिन शब्द थे आप लोगों के हिसाब से, ठीक, तो कठिन शब्दों को हल करने से छोटे मोटे शब्द तो अपने आप बनने लगते हैं। तो कठिन शब्दों में संधियां ढूंढना ही चाहिए। चलिए आगे देखें, समास पर हम चर्चा करते हैं। समास पर क्या इन्होंने चर्चा की है? सबसे पहले दिया हुआ संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य, इस पर ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि केवल समास के बारे में बताएंगे, और अगर समास में प्रवेश कर जाएंगे तो एक ही समास नहीं हो पाएगा। ठीक, ध्यान रख लेना। संस्कृत साहित्य माने संस्कृत के साहित्य की, संस्कृत के साहित्य की लेखिकाएं, वही पाठ चल रहा है ना। तो संस्कृतस्य, संस्कृत के, अब षष्ठी विभक्ति लगी है तो का, के, की, ये हमारा चिन्ह रहता है। तो षष्ठी विभक्ति का के चिन्ह है, इसलिए यहां पर क्या हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है। और जब कोई समास ना मिले तब षष्ठी लगाना चाहिए, क्योंकि उसका सूत्र भी कहता है षष्ठी शेष, शेष जो बचता है वो षष्ठी तत्पुरुष में चला जाता है, षष्ठी विभक्ति में। ठीक, प्राचीन कालात, प्राचीन कालात में प्राचीन काल से, प्राचीन काल, पुराने काल से, कैसा काल कैसा है? प्राचीन है। और जहां पर विशेषण की विशेषता को बता दिया जाए, जहां पर किसी विशेष की विशेषता को बता दिया जाए, तो समय यहां पर विशेष है, उसकी विशेषता बता रहा है प्राचीन, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। विशेषण विशेष बहुलम कर्मधारयः, प्राचीना चासौ कालात तस्मात् कर्मधारयः। ठीक, तो जहां विशेषण और विशेष की बात को बता दिया जाए। फिर लिखा है वैदिक युग। युग कैसा है? वैदिक है। तो यहां पर भी कर्मधारय ही समास होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रख लेना, जिसकी, जैसे हमने कह दिया है लड़की सुंदर है, तो लड़की तो विशेष हो गया, लड़की कैसी है बेटा? सुंदर है, तो सुंदर उसकी विशेषता हो गई, तो लड़की सुंदर है, इसमें हमारा कर्मधारय समास होगा। जैसे हमने कह दिया नील कमल, तो कमल कैसा है? नीला है, तो इसमें भी कर्मधारय समास होगा। हमने जैसे कह दिया है पीतांबर, तो पीतांबर, अंबर माने आकाश, आकाश कैसा है? पीला है, तो इसमें भी कर्मधारय समास, नो डाउट। समझे कि नहीं समझे? तो जहां पर विशेषता, हमने कहा लड़का बहुत अच्छा है, तो लड़का कैसा है? अच्छा है, कर्मधारय समास हो जाएगा। जहां विशेषण, विशेष की विशेषता को बता दिया जाए, जैसे और बताएं, और क्या बताएं? जैसे महात्मा, आत्मा कैसी है? महान है, महान चासौ आत्मा, महात्मा, कर्मधारय समास। महावीर, महान चासौ वीरः, महावीर, कर्मधारय समास। जहां किसी की कर्म की विशेषता को दर्शा दिया जाए वहां पर कर्मधारय समास होता है। फिर इसके बाद आत्म तत्व, आत्म तत्वम, आत्म तो आत्मनः तत्वम, तत्व कैसा है? अपनी आत्मा का है, आत्मा का तत्व, आत्म तत्वम, तो षष्ठी तत्व का आ गया है, इसमें क्या? कारक चिन्ह, इसलिए आत्म तत्वम हो जाएगा। स्व स्वामिनः, स्वस्य स्वामिनः, स्वयं का, अपना स्वामी, अपना पति, षष्ठी तत्व, किसका? स्वयं का पति, स्वामिनः। ठीक, तत्पुरुष। जीवनम, जीवन चरितम, जीवन चरितम, जीवनस्य चरितम, जीवन का चरित्र, जीवन का आ गया ना, तो का के की, ना ने नी, रा रे री, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, और इसीलिए तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के कितने भेद? षष्ठी, देखो, एक व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है, एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है कि नहीं? और अगर उसको देखा जाए तो विभक्तियों के आधार पर कर्म, हमारा कल से कर्म द्वितीय तत्पुरुष समास से चालू हो जाता है और हम अधिकरणी सप्तमी तक जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो इसके लिए हमें इसमें तत्पुरुष समास षष्ठी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जीवन का चरित्र बता दिया, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। स्व पितु, स्वस्य पितु, स्वयं के पितु, स्वयं के पिता,
समझ गए? तो स्वस्थ में यहां देखो षष्ठी लगी, जीवनस्य में षष्ठी लगी हुई है, तो इसमें देखो षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सब जगह काके की नाने नी रारे री कारक चिन्हों का बोध हो रहा है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास ही होगा। बस इतना ध्यान रखना, कर्मधारय समास में हमेशा विशेषता को दर्शाया जाता है। ठीक, आगे दिया हुआ है नीलोत्पलम, अभी अभी बताया ना, नीलकमल बताया, तो वैसे ही नीलोत्पलम हो जाएगा, नीलोत्पलम वैसे ही हो जाएगा, नीलोत्पलम। ठीक, यहां देखो नीलम, ये लिखा नीलम चातक उत्पलम, उत्पलम, कमल की जो पंखुड़ी है ना उनको उत्पल कहा जाता है, कमल की एक एक पत्ती निकालना उसको उत्पल कहा जाता है, कमल की पंखुड़ी। तो पंखुड़ी कैसी है? बोले नीली है, तो कर्मधारय समास है। ठीक, नीलोत्पलम। और आपको एक शॉर्टकट विधि बता दें कर्मधारय की, जहां रंगवाची शब्द आ जाए, जहां पहले रंग लगा हो, लाल पीला हरा नीला काला गुलाबी, जहां पर लगे हो सब समझ लेना कि कर्मधारय समास। ठीक, चलें आगे देखें, शास्त्रार्थ कुशला, कुशल, शास्त्र में कुशल, शास्त्र में कुशल, तो शास्त्रार्थे कुशला, जैसे धनु निपुण, धनुष में निपुण, धनुर्विद्या में, विद्या में निपुण, तो धनुर निपुण। ठीक, तो वैसे शास्त्रे, शास्त्रार्थे कुशला, शास्त्र में निपुण या शास्त्र में निपुण, तो सप्तमी तत्पुरुष समास, में का चिन्ह आ गया है और सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, शास्त्रार्थे। इसके बाद देखें, साहित्य निधि पूर्णे, साहित्य निधे पूर्णे, इसमें साहित्य निधि को पूरा करना, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर लिखा है संस्कृत लेखिका, संस्कृतस्य लेखिका, संस्कृत की लेखिकाएं, षष्ठी तत्पुरुष, की आ गया है, कारक चिन्ह आ गया है ना, काके की नाने नी, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। विजयनगर राज्यस्य, विजयनगरम नाम राज्यम तस्य मध्यम पदलोपी। ठीक, अब यहां विजयनगर राज्य के दिया, तो विजयनगरम राज्यम, विजयनगरम क्या है? नाम है, तो नाम इसमें से लोप किया गया था, इसलिए इसको मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास कहा गया। यह तत्पुरुष का ही भेद है, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। ठीक, फिर लिखा है संस्कृत रचना कुशलाह, तो संस्कृत रचनायाम कुशलाह सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया, संस्कृत रचना में कुशल, तो मैं चिन्ह किसका है? सप्तमी विभक्ति का, मैं और पर। ठीक है ना, तो यहां पर हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। हो गया कि नहीं बेटा? अब यहां देखें, गांधी दर्शन प्रभाविता, गांधी के दर्शन से प्रभावित, गांधी के दर्शन से, किसके दर्शन से? गांधी के दर्शन से प्रभावित, तो दर्शनेन, देखो गांधी दर्शनेन प्रभाविता, तृतीय लग गया है, तो तृतीय तत्पुरुष से चिन्ह आ गया ना, गांधी के दर्शन से प्रभावित, तो तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। ठीक, जहां पर कारक चिन्हों का बोध होता है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी समास को हल करते हैं तो हमें उसके कारक चिन्हों का बोध कर लेना चाहिए, और बोध करते करते हमें ये पता चलना चाहिए कि कारक चिन्ह कहां से आया है, समझ लेना, वही हमारा समास हो जाता है। बहुत सारे समास हैं, द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, ठीक, बहुब्रीहि है, लेकिन बहुत सारे समास मिलेंगे, इसमें इतने ही समास थे। ठीक है ना, और बस इसकी समास की सीमा यहीं तक समास सीमित हो गया है, और बहुत जल्द लेकर के हम आएंगे इसका आगे का भाग, जो हमारा प्रश्नोत्तरी रहेगी। तब तक के लिए हमको अद्भुत बैच से विदा चाहिए, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।